जब मैं 7 साल का था तभी से मेरे दिमाग में एक रहस्यमयी पैनल मौजूद था। शुरुआत में मुझे लगा कि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उसे एक्टिव करने के लिए हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन हर बार नाकाम रहा। समय बीता गया और जब मैं कॉलेज पहुंचा तभी पहली बार उस पैनल ने प्रतिक्रिया दी। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गया, अचानक मेरे दिमाग के अंदर हजारों किताबों की सूची दिखाई देने लगी। उन किताबों में विज्ञान, इतिहास, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और न जाने कितने विषय शामिल थे। शुरुआत में इतनी सारी किताबें देकर मेरा मन हार मानने लगा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि अगर मैं लगातार 3 दिन तक कोई किताब नहीं पढ़ूं तो मैं बोलने की क्षमता खो दूंगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले 4 साल मैंने सिर्फ पढ़ाई में लगा दिए और लाइब्रेरी की सारी किताबें खत्म कर दी। जैसे ही आखिरी किताब पूरी हुई, मेरे दिमाग का वह रहस्यमयी पैनल भी गायब हो गया। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ खाना खाने गया। खाना खत्म करके जैसे ही हम बाहर निकले तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन उस बारिश का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा हमारे शरीर की सारी थकान और शराब का असर भी गायब हो गया। बारिश में भीगना बेहद सुकून देने वाला लग रहा था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कई सालों से गायब हो चुका वह रहस्यमयी पैनल एक बार फिर मेरे दिमाग में वापस आ गया। इस बार उस पैनल पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, बारिश की ओर जाओ। मैं तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण बारिश नहीं है। मैंने अपने दोस्तों चेन यी, शियाओ, यू लियांग और शू झो से कहा, चलो इस बारिश में सबसे खुली जगह पर चलते हैं और बारिश खत्म होने तक वहीं रुकते हैं। तीनों ने मुझे अजीब नजरों से देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बारिश अच्छी लग रही है, लेकिन पूरी रात इसमें खड़े रहना? लेकिन मेरे चेहरे की गंभीरता देखकर किसी ने और सवाल नहीं किया। उस रात 12 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक लगातार बारिश होती रही। सामान्य तौर पर 6 घंटे बारिश में रहने के बाद किसी का भी शरीर थक जाता, लेकिन हमारे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। हम जितनी देर बारिश में रहे, हमारा शरीर और दिमाग उतना ही ज्यादा तरोताजा होता गया। सुबह जब हम वापस लौटने लगे तभी मैंने सड़क किनारे लगे पेड़ों को देखा। जो पेड़ पिछली रात तक सूख चुके थे, उन पर एक ही रात में नई नई हरी पत्तियां उग आई थीं। उसी समय शियाओ यूलियांग ने घबरा कर कहा, भाइयों, मैंने अब भी खबर देखी है। सिर्फ यहाँ नहीं, कल रात पूरी दुनिया में बारिश हुई थी, रेगिस्तान से लेकर उत्तर ध्रुव तक, हर जगह। यह सुनते ही हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैंने बिना समय गंवाए कहा, अभी इसी वक्त सुपरमार्केट चलते हैं। दुनिया भर में एक साथ इतनी सारी अजीब घटनाएं होना किसी बड़े बदलाव का संकेत था। अगर हमारा शक गलत निकला तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा अतिरिक्त राशन ही रहेगा, लेकिन अगर हमारा अंदाजा सही निकला तो यही सामान आने वाले समय में हमारी जिंदगी बचाएगा। हमने तुरंत जितना उठा सकते थे उतना सामान खरीदना शुरू कर दिया। हम सुपरमार्केट पहुंचे और बिना देर किए जरूरी सामान खरीदना शुरू कर दिया। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर यह सब हमारी गलतफहमी है तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा अतिरिक्त राशन ही रहेगा, लेकिन अगर दुनिया सचमुच बदलने वाली है तो यही सामान हमारी जिंदगी बचाएगा। सामान लेकर जब हम वापस लौट रहे थे तभी मुझे एक और अजीब बात दिखाई दी। मेरा दोस्त शियाओ यूलियांग, जो हमेशा से कमजोर और बीमार रहता था, अब आराम से लगभग 40 किलो पानी उठाकर चल रहा था। इतना ही नहीं, हम चारों बिना किसी मेहनत के लगभग 200 पाउंड तक का सामान उठा रहे थे। स्पष्ट था कि पहली बारिश ने हमारे शरीर को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया था। हम सारा सामान हॉस्टल में ले आए, लेकिन मुझे पता था कि इतना सामान भी काफी नहीं हुआ होगा। अगले 4 घंटे में हमने अपनी जेब का आखिरी पैसा भी खर्च कर दिया और जितना संभव था उतना राशन इकट्ठा कर लिया। सामान का ढेर देखकर मेरे दोस्तों ने घबरा कर कहा, दूसरे भाई, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सचमुच कंगाल हो जाएंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ हॉस्टल की खिड़की से बाहर देख रहा था। कल ही मैदान की घास काटी गई थी, लेकिन आज वही घास हमारी जांघों तक पहुंच चुकी थी। घास के बीच मौजूद कीड़े भी पहले से 2-3 गुना बड़े हो चुके थे। मैंने अपने दोस्तों की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। फिर मैंने उनसे कहा, अभी अपने अपने घर फोन करो और परिवार वालों से कहो कि जितना हो सके राशन जमा कर लें। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में लोगों ने अजीब बदलाव महसूस करने शुरू कर दिए। हर जगह दुकानों पर भीड़ लग गई। जो लोग पहली बारिश में भीग गए थे, उन्हें अपने शरीर में आए बदलाव साफ महसूस होने लगे। लेकिन क्योंकि हमारे देश में वह बारिश आधी रात को हुई थी, इसलिए बहुत कम लोग उसमें भीग पाए। इसी वजह से बदलाव महसूस करने वालों की संख्या भी कम थी। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि पहली बारिश के सिर्फ पूरी 18 घंटे बाद दूसरी बारिश शुरू हो जाएगी। इस बार भी पूरी दुनिया में एक साथ बारिश हुई, लेकिन इस बारिश का एहसास पहली बारिश जैसा बिल्कुल नहीं था। बारिश की हर बूंद शरीर में दर्द पैदा कर रही थी। उसमें एक अजीब सी बदबू भी थी। सबसे बड़ी बात, मेरे दिमाग का रहस्यमयी पैनल इस बार बिल्कुल शांत था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि इस बारिश में भीगना खतरनाक
खतरनाक हो सकता है। मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों को हॉस्टल के अंदर खींच लिया और कहा, किसी भी हालत में इस बारिश में मत जाना। हमारा बड़ा भाई चेन ये बाकी छात्रों को भी वापस बुलाना चाहता था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई फायदा नहीं, अब कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अगर हमारी बात गलत निकली तो सब हमसे नफरत करेंगे। थोड़ी ही देर बाद हमारे मोबाइल पर सरकार का आधिकारिक संदेश आया, सभी लोग तुरंत बारिश से बाहर निकल जाए या डाई। कॉलेज के लाउड स्पीकर पर भी यही घोषणा की गई, लेकिन ज्यादातर छात्रों ने इसे झूठ समझा। उन्हें लगा कि सरकार सिर्फ लोगों को ताकत हासिल करने से रोकना चाहती है। अगली सुबह करीब 5 बजे मेरी आंख खुली। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली जा चुकी थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। नाश्ता करने के बाद जब हमने बाहर देखा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। कल तक खूबसूरत दिखने वाला पूरा कैंपस एक बंजर जमीन में बदल चुका था। ज्यादातर पेड़ पौधे सूख चुके थे। लोहे की रेलिंग तक तेजाब की तरह गल चुकी थी और जगह जगह बारिश के पानी में इंसानों की सड़ी हुई लाशें पड़ी थीं। कल तक जो लोग हमारे साथ पढ़ते थे, आज उनकी यह हालत देखकर हम चारों लंबे समय तक कुछ बोल ही नहीं पाए। अब इसमें कोई शक नहीं बचा था, प्रलय सचमुच शुरू हो चुका था। इसी बीच तीसरी बारिश शुरू हो गई। तीसरी बारिश शुरू होते ही ज्यादातर लोग डर के कारण बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही मैंने इस बारिश की बूंदों को छुआ, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह पहली बारिश जैसी ही है। हालांकि इसमें कुछ अलग भी था। मैंने ज्यादा सोचने का समय नहीं लिया और अपने तीनों दोस्तों को फिर से बारिश में ले गया। बाकी छात्र वहीं खड़े रहे। वे सरकार की अगली घोषणा का इंतजार कर रहे थे। करीब 2 घंटे बाद आखिरकार आधिकारिक संदेश आया, सभी लोग तुरंत इस बारिश में जाएं। अगर कोई असामान्य स्थिति लगे तो तुरंत बाहर निकल आएं। सरकार का संदेश छोटा था लेकिन बेहद साफ। शायद अब उन्हें भी समझ आ चुका था कि इंसानों को इस नई दुनिया का सामना करने के लिए बदलना ही होगा। बारिश के दौरान मैंने देखा कि सूखी हुई घास फिर से तेजी से बढ़ने लगी। दूसरी बारिश से बच गए कीड़े मकोड़े भी अब कई गुना बड़े हो चुके थे। दूर एक झींगुर आधे इंसान जितना बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार इंसानों के शरीर में कोई बाहरी बदलाव नहीं दिखा। जब हम वापस हॉस्टल लौटे तभी हमें असली बदलाव का पता चला। अगर पहली बारिश ने हमारे शरीर को मजबूत किया था, दूसरी बारिश ने लोगों को चुनने का काम किया था, तो तीसरी बारिश हमें शक्तियां देने आई थी। सबसे पहले चेन यी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक उसके शरीर से पीली रोशनी निकली और कुछ ही सेकंड में उसके सामने मिट्टी की एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई। वह बिल्कुल ढाल की तरह दिखाई दे रही थी। इसके बाद शुझो ने अपना हाथ खोला। उसकी हथेली से पानी की एक धारा निकलने लगी। वह पानी उसके इशारे पर हवा में सांप की तरह घूम रहा था। शियाओ युलियांग की शक्ति सबसे अलग थी। उसने बताया कि उसकी शक्ति कॉन्ट्रैक्ट बनाने की है, लेकिन अभी उसके पास कोई ऐसा जीव नहीं था जिससे वह अनुबंध कर सके। जहां तक मेरी बात ही, मुझे 2 अलग अलग शक्तियां मिली थीं। पहली दूसरी बारिश से मिली मानसिक शक्ति और दूसरी मेरे दिमाग में मौजूद रहस्यमयी पैनल। इस बार उसी पैनल ने मेरे लिए 500 वर्ग मीटर का वर्चुअल स्पेस खोल दिया। इतना ही नहीं, अब मैं सामने वाले इंसान की पूरी जानकारी भी देख सकता था। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनकी ताकत, गति और बाकी सारी जानकारी मेरे सामने दिखाई देने लगी। हैरानी की बात यह थी कि मैं अपनी जानकारी भी देख सकता था। मैंने तुरंत कहा, सारा सामान मेरे वर्चुअल स्पेस में रख दो। मुझे लगता है कि हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रहने वाले। मेरे दोस्त हैरान रह गए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने खिड़की से बाहर उड़ते हुए विशाल कीड़ों की तरफ देखा और कहा, बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही है। हमें अपनी नई शक्तियों की परीक्षा लेनी होगी। मेरी बात सुनकर तीनों तुरंत तैयार हो गए। हम हॉस्टल से बाहर निकले। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। दृश्यता मुश्किल से 50 मीटर रह गई थी। हर तरफ ऊंची घास उग चुकी थी। रास्ते में कई बड़े बड़े कीड़े हम पर हमला कर रहे थे, लेकिन वे ज्यादा खतरनाक नहीं थे। कुछ ही मिनटों बाद हमारे सामने पहली असली चुनौती आ गई। लगभग 3 मीटर ऊंचा एक विशाल प्रेइंग मैंटिस हमारे सामने खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें हमें घूर रही थीं। उसके दोनों धारदार पंजे तलवार की तरह चमक रहे थे। मैंने तुरंत अपना पैनल खोला। उसके आंकड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। उसकी ताकत, फुर्ती और सहन शक्ति हम चारों से कहीं ज्यादा थी। मैंने तुरंत यह जानकारी अपने दोस्तों को बता दी। अगले ही पल विशाल मैंटिस बिजली की रफ्तार से हमारी ओर झपटा। हम चारों तुरंत अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। उसी समय शू झो की आंखों में चमक आई। उसने अपनी हथेली से पानी की तेज धारा निकाली जो सांप की तरह मैंटिस के चारों ओर लिपट गई और अगले ही पल हथौड़े की तरह उसके सीने पर जोरदार वार कर दिया। मैंटिस दर्द से
जोर से चीखा। उसी समय चेन यी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके सामने एक विशाल मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई जिसने मैंटिस के तेज पंजों का हमला रोक दिया। मैंने अपनी मानसिक शक्ति से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बेहोश दिमाग वाले इस राक्षस पर उसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मुझे भी सीधे लड़ाई में उतरना पड़ा। चारों के मिलकर लगातार हमले करने के बाद आखिरकार शू झो ने पानी की तेज धार से मैंटिस का पेट चीर दिया। विशाल मैंटिस जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही शू झो उसे लात मारने आगे बढ़ा, मैंने तुरंत उसे रोक दिया। रुको, अभी इसके पास मत जाओ, मैंने चेन यी से कहा। अपनी मिट्टी की दीवार इसके पेट पर गिराओ। अगले ही पल मिट्टी का भारी टुकड़ा उसके शरीर पर गिरा। तुरंत उसके शरीर से बदबूदार काला तरल बाहर निकल आया। अब यकीन हो गया कि वह सचमुच मर चुका था, लेकिन शियाओ यूलियांग चुप खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, बड़ा भाई लड़ सकता है, चौथा भाई भी बहुत ताकतवर है, दूसरा भाई सबको संभाल रहा है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अपने आप को मजबूर मत करो, आगे चलकर तुम्हें जरूर कोई बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन उसने सिर हिलाया। मैं अपने भाइयों को लड़ते हुए देखकर खाली हाथ नहीं खड़ा रह सकता। हम दोनों मैंटिस के पास पहुंचे। तभी मेरे पैनल पर नई जानकारी दिखाई दी। नाम विशाल मैंटिस, स्थिति मृत, शेष सामग्री धारदार पंजे। मैं तुरंत समझ गया कि यह किसी तरह का युद्ध लूट था। मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से चाकू निकाला और मैंटिस के दोनों विशाल पंजे काट लिए। हर पंजा लगभग 50 किलो का था। मैंने एक अपने पास रखा और दूसरा शियाओ यूलियांग को दे दिया ताकि जरूरत पड़ने पर हम इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद मुझे उसके शरीर से एक छोटा सा गोल क्रिस्टल भी मिला। मुझे नहीं पता था कि उसका क्या उपयोग है, इसलिए मैंने उसे भी अपने वर्चुअल स्पेस में रख लिया। इसके बाद हम उस विशाल मेंढक की तलाश में निकल पड़े जिसके बारे में हमने पहले सोचा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए कोहरा और घना होता गया। रास्ते में कई म्यूटेंट जानवर मिले। हालांकि दूरी ज्यादा नहीं थी, फिर भी वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। आखिरकार हमें कोहरे के बीच एक विशाल परछाई दिखाई दी। वह एक बहुत बड़ा जहरीला मेंढक था। उसका शरीर किसी ट्रक जितना विशाल था। उसकी लंबी जीभ बार बार हवा में उड़ रहे विशाल मच्छरों को पकड़कर निगल रही थी। उसे देखकर शू झो घबरा गया। दूसरे भाई, क्या हम सच में इससे लड़ने वाले हैं? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले 2 पुलिस अधिकारी हमारे पास पहुंच गए। उन्होंने हमें देखते ही कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है, तुरंत अपने हॉस्टल वापस जाओ। शू झो ने कहा, अंकल, हम लोग इसी राक्षस को मारने की योजना बना रहे थे। यह सुनते ही एक पुलिस अधिकारी गुस्से में बोला, बकवास मत करो, हम लोग भी इसे सिर्फ रोक पा रहे हैं, अभी इसे मारने की तैयारी पूरी नहीं हुई है। मैंने उनसे कई सवाल पूछे। उन्होंने बताया कि तीसरी बारिश में भीगने के बाद ही लोगों की शक्तियां जागी हैं। अगर कोई बाद में बारिश का पानी इकट्ठा करके नहाए या पिए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इतने में मैंने अपने पैनल से उस विशाल मेंढक की जानकारी देखी। मुझे पता चला कि वह अपनी अगली अवस्था में पहुंचने ही वाला है। अगर हमने अभी उसे नहीं रोका तो बाद में उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मैंने तुरंत कहा, हमें अभी हमला करना होगा, लेकिन हमला शुरू करने से पहले मैंने एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से एक तेज रोशनी वाला टॉर्च निकाला। मेरे हिसाब से मेंढक तेज रोशनी पसंद नहीं करते। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसकी आंखों पर टॉर्च की रोशनी डाली। विशाल मेंढक 2 सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। हालांकि मेरा अंदाजा पूरी तरह सही नहीं निकला, लेकिन हमें हमला करने का मौका मिल चुका था। झो ने अपनी पानी की शक्ति से विशाल मेंढक पर हमला किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेंढक पर उस हमले का कोई असर ही नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रुको, इसने पानी को सोखने की शक्ति हासिल कर ली है, पानी से इस पर कोई असर नहीं होगा। अब मेरी बारी थी। मैंने और हुआ लुओ ने अपनी मानसिक शक्ति को एक जगह इकट्ठा किया और उसे सीधा विशाल मेंढक के दिमाग पर छोड़ दिया। अचानक मेंढक दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। उसके पूरे शरीर से जहरीला तरल निकलने लगा। जहां जहां वह जहर घास पर गिरा, वहां की सारी घास तुरंत गल गई। उसी समय मैंने टॉर्च की तेज रोशनी उसकी आंखों पर डाली। वह 2 सेकंड के लिए पूरी तरह रुक गया। बस यही मौका था। मेरे तीनों दोस्त तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। अब हम चारों मिलकर उस विशाल मेंढक के साथ लगातार लड़ाई करने लगे। दूर खड़े दोनों पुलिस अधिकारी यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 4 कॉलेज के छात्र इतने बड़े म्यूटेंट को पीछे धकेल रहे थे। करीब आधे घंटे तक लगातार लड़ाई चलती रही। आखिरकार विशाल मेंढक बुरी तरह घायल हो गया। उसे समझ आ गया कि वह अब नहीं जीत सकता, इसलिए वह मुड़कर भागने लगा। चेन यी ने तुरंत मिट्टी की दीवार बनाकर उसका रास्ता रोक दिया। हालांकि मेंढक उस दीवार को पार कर सकता था, लेकिन उसी पल मैंने फिर से मानसिक हमला किया। वह कुछ क्षणों के लिए रुक गया। हम चारों ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया। अब उसका शरीर पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में मानो दया की भीख मांगने की कोशिश दिखाई दे रही थी। मैंने शियाओ यूलियांग से पूछा, क्या तुम इससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? उसने काफी देर तक मेंढक को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं, इसके हाथ बहुत लोगों के खून से रंगे हैं, इसे जीने का कोई हक नहीं। मैंने बिना एक पल गनवाए आखिरी वार कर दिया। विशाल मेंढक वहीं मर गया। मेरे पैनल पर फिर नई जानकारी दिखाई दी। नाम विशाल मेंढक, स्थिति
स्थिति, मृत, शेष सामग्री, जहर की थैली, जल विष शक्ति और म्यूटेंट मांस। मैंने जहर की थैली और बाकी सभी उपयोगी चीजें निकाल ली। फिर पूरे मेंढक के शरीर को अपने वर्चुअल स्पेस में रख लिया। यह देखकर दोनों पुलिस अधिकारी पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि मेरी शक्ति साधारण नहीं है। कुछ देर बाद उनमें से एक अधिकारी हमारे पास आया और बोला, क्या तुम लोग सेना में शामिल होना चाहोगे? हम चारों ने काफी देर तक सोचने के बाद मना कर दिया। हमें लगा कि फिलहाल अपने तरीके से लड़ना हमारे लिए बेहतर होगा। तब अधिकारी ने एक और प्रस्ताव रखा, अगर तुम लोग कल शेल्टर तक हमारे साथ चलो और रास्ते में सुरक्षा में मदद करो तो बदले में हम तुम्हें 4 असॉल्ट राइफल और 12 ग्रेनेड देंगे। यह सुनते ही हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वैसे भी हमें शेल्टर जाना था और हथियार हमारे बहुत काम आने वाले थे, इसलिए हमने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके जाने के बाद मैंने एक अजीब बात महसूस की। इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ने के बावजूद मेरे शरीर में बिल्कुल थकान नहीं थी। मेरे दोस्तों ने भी यही बात महसूस की। मैंने तुरंत अपना पैनल देखा, उसमें एक नई जानकारी दिखाई दी। मेरी शक्ति अभी भी आधी बची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही पैनल हमारे शरीर की ऊर्जा भी संभाल रहा हो। इसके बाद हम पूरे कैंपस में घूम घूम कर दूसरी उपयोगी चीजें ढूंढने लगे। इसी दौरान हमें एक अजीब खुशबू महसूस हुई। चारों तरफ आड़ू के फूलों जैसी महक फैली हुई थी, लेकिन उस मौसम में आड़ू के फूल होना नामुमकिन था। मैंने तुरंत आसपास का निरीक्षण शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि कोई छोटा सा जीव लगातार हमसे छिपने की कोशिश कर रहा है। हर बार जब मैं उसे देखने की कोशिश करता, वह गायब हो जाता। मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों को योजना समझाई। हम चारों अलग अलग दिशाओं में फैल गए। जैसे ही वह छोटा जीव दोबारा दिखाई दिया, मैंने उस पर मानसिक हमला किया। चेन यी और शू झो ने भी दूसरी तरफ से हमला कर दिया। डरकर वह जीव बचने के लिए खाली जगह की ओर भागा, लेकिन वहीं पहले से शियाओ यूलियांग तैयार खड़ा था। उसने तुरंत अपनी कॉन्ट्रैक्ट शक्ति का इस्तेमाल किया। अब पहली बार हमने उस रहस्यमयी जीव को साफ देखा। वह एक छोटा सा ट्री एल्फ था। उसके शरीर पर हरी पत्तियां थीं और उसके छोटे छोटे पंजे थे। मेरे पैनल के अनुसार उसकी सबसे खास शक्तियां थीं टेलीपोर्टेशन और जीवन उपचार, हीलिंग। मैं खुशी से बोला, तीसरे भाई, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। शियाओ यूलियांग ने धीरे धीरे अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेस उसके सामने खोल दिया। उस छोटे ट्री एल्फ ने अंदर झांका। उसे वह दुनिया बहुत पसंद आई। वह खुशी खुशी अंदर कूद गया। कुछ ही क्षणों में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। शाम होने तक हम वापस हॉस्टल लौट आए। ट्री एल्फ बार बार बाहर आकर खेलने की जिद कर रहा था। हम सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर हमने तय किया कि उसे एक नाम दिया जाए। काफी देर सोचने के बाद शियाओ यूलियांग ने उसका नाम रखा लुओ होंग। अपना नया नाम सुनते ही छोटा ट्री एल्फ खुशी से उछलने लगा। कई दिनों बाद पहली बार हम चारों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान दिखाई दी। लेकिन उस रात हम चारों हॉस्टल में आराम कर रहे थे। अचानक छत से अजीब आवाजें आने लगीं। अगले ही पल एक विशाल काला साया खिड़की के बाहर दिखाई दिया। मैं तुरंत खिड़की के पास पहुंचा और बाहर देखा। लगभग 2 मीटर पंख फैलाए एक विशाल चमगादड़ पूरे हॉस्टल के ऊपर चक्कर लगा रहा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज चुके थे। शू झो ने घबराकर पूछा, दूसरे भाई, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मैंने गंभीर आवाज में कहा। अब तक ये सारे म्यूटेंट चौथी बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि और ताकतवर बन सकें, लेकिन चौथी बारिश अभी तक नहीं आई, इसलिए अब इनका अगला शिकार इंसान है। तभी पूरे कॉलेज में चीख पुकार मच गई। चारों हॉस्टलों से मदद की आवाजें आने लगीं। चेन ये तुरंत बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा। स्कूल में मौजूद पुलिस पहले पहुंचेगी, हम सही समय पर बाहर निकलेंगे। करीब 15 मिनट बाद पुलिस और सशस्त्र जवान चमगादड़ों से लड़ने लगे। हम भी तुरंत नीचे उतर गए। जैसे ही हम मैदान में पहुंचे, कई छात्र घायल पड़े थे। शियाओ यूलियांग ने तुरंत लुओ होंग को बुलाकर घायलों का इलाज शुरू कर दिया। बाकी तीनों लड़ाई में कूद पड़े। एक विशाल चमगादड़ मेरी तरफ झपटा। मैंने तुरंत बचते हुए टॉर्च उसकी आंखों पर चमका दी। तेज रोशनी पड़ते ही वह अचानक हवा से नीचे गिर पड़ा। मैंने मौका देकर उसे तुरंत खत्म कर दिया। इसके बाद मैंने कई टॉर्च अपने दोस्तों को भी दे दिए। अब हम चमगादड़ों की कमजोरी समझ चुके थे। धीरे धीरे मैदान के ज्यादातर चमगादड़ मारे गए, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कहीं आसपास कोई और भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन मौजूद है। मैं अकेला ही उस दिशा में बढ़ गया। छठी मंजिल के एक बंद कमरे का दरवाजा खोलते ही मेरे कदम रुक गए। मेरे सामने कमरे जितना बड़ा एक विशाल रक्त चमगादड़ खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैंने तुरंत अपना पैनल खोला। नाम ब्लड बैट किंग, स्तर लेवल 2 म्यूटेंट। उसकी ताकत, गति और सहन शक्ति हम सबसे कहीं ज्यादा थी। इतना देखने की देर थी कि वह गोली की रफ्तार से मेरी ओर झपटा। मैं तुरंत दरवाजे से बाहर कूद गया, लेकिन वह लगातार मेरा पीछा करता रहा। मैंने उस पर मानसिक हमला किया। वह दर्द से चीखा, लेकिन रुका नहीं। दूसरा मानसिक हमला भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ। मुझे समझ आ गया कि सिर्फ मानसिक शक्ति से उसे हराना मुश्किल है। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई। जब वह दोबारा मुझ पर झपटा तो इस बार मैं नहीं हटा। मैंने उसके मुंह के पास पहुंचकर चाकू से उसकी जीभ पर वार किया। फिर तुरंत विशाल मेंढक
से मिली जहर की थैली उसके मुंह के अंदर फेंक दी, लेकिन ऐसा करते समय उसका दांत मेरी बाह में गहराई तक धंस गया। मेरी बाह से लगातार खून बहने लगा। मैं दर्द से कराह उठा, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ ब्लड बैट किंग पर टिकी थीं। कुछ ही सेकंड बाद जहर पूरे शरीर में फैल गया। विशाल चमगादड़ दर्द से तड़पने लगा। उसका विशाल शरीर कांपने लगा। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। ब्लड बैट किंग मर चुका था, लेकिन उसी समय सैकड़ों छोटे रक्त चमगादड़ वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरी इमारत को घेर लिया। मैं अकेला खड़ा था। उसी समय मेरे तीनों दोस्त और पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। लुओ होंग ने तुरंत मेरी घायल बाह का इलाज शुरू कर दिया। बाकी सभी लोगों ने मिलकर बाकी चमगादड़ों को भी खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद मुझे ब्लड बैट किंग के शरीर से कई उपयोगी चीजें मिलीं। साथ ही 4 छोटे ब्लड बैट भी मिले। कुछ देर मैंने सोचा कि उन्हें पालूं या मार दूं। आखिरकार मैंने उन्हें वहीं छोड़ दिया और बाकी सामान इकट्ठा कर लिया। अगली सुबह हमने अपने अपने स्टेटस देखे। मेरे तीनों दोस्तों ने बताया कि अब उनकी ताकत बढ़ना रुक गई है। मैंने उनके आंकड़े देकर अनुमान लगाया कि शायद लेवल 2 तक पहुंचने के लिए किसी लेवल 2 म्यूटेंट को मारना जरूरी होगा। इसके बाद हमने अपने पास मौजूद सभी क्रिस्टल निकाले। हमारे पास कुल 63 लेवल 1 क्रिस्टल और 1 लेवल 2 क्रिस्टल था। शू झो ने कहा कि उसे महसूस हो रहा है कि पानी वाले क्रिस्टल उसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। तभी हमने फैसला किया कि आगे से जिस तत्व का क्रिस्टल जिस साथी के काम आएगा वही उसे रखेगा। सुबह होने पर ज्यादातर छात्र सेना के साथ शेल्टर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन हम चारों पहले पूरे कैंपस में बचे हुए राशन और जरूरी सामान इकट्ठा करने निकल पड़े। मेरे वर्चुअल स्पेस की वजह से थोड़ी ही देर में हमने बहुत सारा सामान जमा कर लिया। इसके बाद हम तय समय पर सेना के पास पहुंच गए। अधिकारी हु ने अपना वादा निभाया। उन्होंने हमें आधुनिक राइफलें और ग्रेनेड सौंप दिए, लेकिन तभी एक नई घोषणा हुई। रात में शेल्टर पर हजारों म्यूटेंट्स ने हमला कर दिया था। अब जो भी शेल्टर तक जाना चाहता है उसे रास्ते में अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। यह सुनते ही हजारों लोग डर कर वापस कॉलेज लौट गए, लेकिन मैं मुस्कुराया। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यही मौका है। अगर हम हर खतरे से डरकर भागेंगे तो इस नई दुनिया में कभी जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम बिना हिचकिचाए सेना के साथ आगे बढ़ गए। रास्ते में हर तरफ म्यूटेंट जानवर दिखाई दे रहे थे। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक जंगल के अंदर से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अगले ही पल एक बाघ जितनी बड़ी विशाल नारंगी बिल्ली पेड़ों के बीच से बाहर निकली। मैंने तुरंत उसका पैनल देखा, लेवल 2 अग्निशक्ति। और सबसे डरावनी बात, उसकी कोई कमजोरी नहीं थी। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी।